गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स। मैं अभिषेक मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। डियर लर्नर्स, आज हमारा वेक्टर का थर्ड क्लास होगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग डियर लर्नर्स, मैं अभिषेक मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। डियर लर्नर्स, आज हमारे वेक्टर का थर्ड क्लास होगा, ठीक है। और आज हम लोग वेक्टर एडिशन को एनालिटिकल मेथड से सीखेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा? एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। एनालिटिकल मेथड of vector addition। ठीक है, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये क्या बोलता है? मान लो ये दो वेक्टर होता है, ये मान लो ये वेक्टर, एक वेक्टर ए होता, दूसरा वेक्टर मान लो कि ये बी होता, और इनके बीच का एंगल मान लो कि ये क्या होता है? थीटा। इनके बीच का एंगल जो होता, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो एंगल होता वो मान लो थीटा होता है। और ये हमें पता होता है कि वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। और हमें क्या बोला गया है कि इनको ऐड करके जो इनका रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, उनको फाइंड करना है, ठीक है। और किसके टर्म में? तो इन ए बी और थीटा के टर्म में हमें फाइंड करना है। मान लो कोई दो वेक्टर होता है, एक वेक्टर ए होता है, एक वेक्टर बी होता। ये मान लो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मान लो कि ये हो जाता, अगर मान लो क्या ले लें, इसको भी चलो ए ही ले लेते हैं, और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड को मान लो कि अगर मैं बोल देता कि ये मान लो बी हो जाता, ठीक है। और क्या करना है हमें कि अब इन दोनों वेक्टर को ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है। और जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बनाएगा, वेक्टर बी के साथ कितना एंगल बनाएगा, उसको फाइंड करना है। और किसके टर्म में? तो इस ए बी और थीटा के टर्म में फाइंड करना है। तो चलो भाई सॉल्व करते हैं। तो ये था हमारा वेक्टर ए। चलो ये वेक्टर ए है, सॉरी ये वेक्टर ए है, और इसका मैग्नीट्यूड क्या है? तो ये ए है। ये हमारा है वेक्टर बी है, ठीक है। भी सिंपली इसको वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है। इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा है, ठीक है। इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए आपने पढ़ा होगा कि अगर दो वेक्टर का क्या है कि दो वेक्टर हो, ठीक है, और उनका टेल से टेल अगर ज्वाइंट हो तो रिजल्टेंट हम कैसे निकालते हैं? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को यूज करके। तो चलो एक बार लगाते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसी से हम एनालिटिकल मेथड को प्रूफ करेंगे। ऐसे चलो पैरेललोग्राम पहले बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे हमने क्या किया? पैरेललोग्राम बना लिया, ठीक है। अब जो रिजल्टेंट होता वो कौन सा वेक्टर होता? तो इन दोनों वेक्टर के, ठीक है, इन दोनों वेक्टर के कॉमन टेल से जो अपोजिट वर्टिसेस को जो लाइन ज्वाइन कर रहा होता वही क्या होता? हमारा रिजल्टेंट होता, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाता? रिजल्टेंट वेक्टर हो जाता। मतलब जो रिजल्टेंट वेक्टर होता, अगर मैं उसका पूछता कि मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो यही क्या हो जाता? रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड हो जाता, ये जो लाइन होता। अब इसी का वैल्यू हमको फाइंड करना है कि इस लाइन का वैल्यू क्या होगा? ए बी और थीटा के टर्म में हमें क्या करना है? इस आर के वैल्यू को फाइंड करना है। किसके टर्म में? ए बी और थीटा के टर्म में फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। अब मान लो यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ऐसे डाला, इस लाइन को मैंने आगे एक्सटेंड किया, ऐसे इस लाइन को मैंने आगे एक्सटेंड किया और ऐसे मैंने परपेंडिकुलर डाला।
अब देखो यहाँ पे कि ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और थीटा क्यों होगा, क्योंकि ये और ये पैरेललोग्राम मैंने ड्रॉ किया तो ये दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा। तो ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। चलो भाई, ये एंगल थीटा है। अगर इसका लेंथ, इस वेक्टर का लेंथ, मैग्नीट्यूड मैंने क्या बोला था, वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड मैंने बोला था वो बोला था क्या है, बी है। अगर इसका लेंथ अगर बी है तो ये जो लाइन होता इसका भी लेंथ क्या होता, बी ही होता। ये वाला जो लाइन होता इसका लेंथ क्या होता, ये देखो यहाँ से ये वाला जो लाइन गया इसका भी लेंथ क्या होता, बी होता, क्योंकि क्या है, ये पैरेलल है। ठीक है, अब देखो कि ये भी बी होता। अब देखो ये थीटा है, ये तुम्हें दिख रहा होगा कि ये जो एक ये, अगर इसका नाम दे दूं, मान लो कि ये हो गया तुम्हारा, नाम कुछ ऐसे दे दिया जाए, ए बी सी डी, इस पॉइंट का नाम दे दो, ये एम दे दो। ठीक है, ऐसे नाम दे दो, ऐसे नाम दे दो। या फिर ए बी नहीं डाल के हम क्या करते हैं, पी क्यू आर एस डाल देते हैं, पी क्यू आर एस। ठीक है, ये मैंने नाम डाल दिया। अब देखो यहां से कि ये देखो, अगर ये देखो क्यू आर एम, अगर देखो ठीक से तो ये क्या है, एक राइट ट्रायंगल आपको बनता दिख रहा होगा यहाँ पे 90 डिग्री ऐसे, ये एक राइट ट्रायंगल बनता दिख रहा होगा। ये जो क्यू आर एम है ये क्या है, एक राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल है क्योंकि यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है, तो क्यू आर एम क्या है, एक राइट ट्रायंगल है। तो अगर हम राइट ट्रायंगल में आपने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा होगा, अगर इस लेंथ को हम निकालना चाहे तो ये लेंथ क्या हो जाएगा, इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ से अगर इसका ये लेंथ अगर निकालोगे आप क्यू एम, तो ये कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा। और ये कैसे लाया मैंने, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। इसको मान लो बेस को बी लिखा होता और ये हाइपोटेन्यूज कितना होता है, बी था। तो यहाँ से अगर मैं बी के वैल्यू को कैलकुलेट करता तो कितना आता, बी कॉस थीटा आता। ठीक है, बी कॉस थीटा आता। ऐसे ही अगर मैं इस लेंथ को कैलकुलेट करना चाहूँ, आर एम के लेंथ को अगर कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हम साइन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के हेल्प से निकाल सकते हैं कि आर एम क्या हो जाएगा। तो चलो देखते हैं। तो ये कितना होता है, ये होता है बी साइन थीटा हो जाता है। वैसे ही निकाला गया साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज यूज करके। ये लेंथ कितना होता है, बी साइन थीटा, ये लेंथ कितना होता है, बी कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, अब देखो, अगर ध्यान से देखो तो ये जो ये पी आर एम जो है ये भी क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इन ट्रायंगल पी आर एम, देखो पी आर एम ये किस तरह का ट्रायंगल है, एक राइट ट्रायंगल है। ठीक है, तो राइट ट्रायंगल है तो हम क्या कर सकते हैं, पी आर इज इक्वल टू, पी आर क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटेन्यूज है। तो हमें पता होता है कि राइट ट्रायंगल के लिए पाइथागोरस थ्योरम हमें पता होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या हो जाता है, ये जो हो गया ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हो जाता है। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि पी आर स्क्वायर, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये पी एम का स्क्वायर, पी एम का स्क्वायर प्लस आर एम का स्क्वायर लिख सकते हैं, आर एम का स्क्वायर लिख सकते हैं, पी एम का स्क्वायर प्लस आर एम का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, कि पी आर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी एम का स्क्वायर प्लस आर एम का स्क्वायर। ठीक है, पी एम का स्क्वायर प्लस आर एम का स्क्वायर हो गया। अब देखो यहाँ से कि अगर ध्यान से देखो, ये पी एम का स्क्वायर प्लस आर, ये अगर मैं पी एम पूछूँ तो पी एम क्या हो जाएगा, ये लेंथ ए हो गया और ये बी कॉस थीटा। तो पी एम इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी कॉस थीटा। अगर इस लेंथ के बारे में बात करूं कि ये लेंथ कितना होगा, तो ए प्लस बी कॉस थीटा। तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, पी एम का स्क्वायर, और पी एम के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी कॉस थीटा, ए प्लस
बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और आर एम की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बी साइन थीटा का स्क्वायर, बी साइन थीटा का स्क्वायर। ये आर एम का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा का स्क्वायर, क्योंकि आर एम इक्वल टू क्या है, बी साइन थीटा, और पी एम इक्वल टू क्या आया, ए प्लस बी कॉस थीटा। और इसी पी आर का अगर मैं वैल्यू को कैलकुलेट कर लूँ तो यही पी आर क्या हो जाएगा हमारा, ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो इसी पी आर के वैल्यू को हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, इस साइड देखते हैं क्या आता है। चलो, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आप इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ दो तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, और क्या होता प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाता। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाता। अब देखो कि इनको देखो, ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें अगर बी स्क्वायर को कॉमन ले लो, ये क्या करो, यहाँ पे बी स्क्वायर को कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस एक और टर्म है 2ab कॉस थीटा। अब हमें पता होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। आपने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा होगा, क्लास 10th में भी पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर, ये पी आर का स्क्वायर कितना आ जाता, ये पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, ये क्या आ जाता है, पी आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आ जाता। तो अगर मैं पी आर के वैल्यू को कैलकुलेट करता तो पी आर कितना आता, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो पी आर कितना आ गया, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, इसको ठीक है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और पी आर का जो लेंथ होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, जो पी आर का लेंथ होगा वही क्या हो जाएगा, हमारा रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आ चुका है। देखो ए बी और थीटा के टर्म में हमने क्या किया, आंसर को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो ये पी आर इक्वल टू कितना आ गया, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये आंसर आ चुका है। ठीक है, आप इसको नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लो, नोट कर लिया। अब मैं इसको इरेज करूं, नोट कर लिया क्या, इरेज करूं मैं, चलो मैं इरेज करता हूं। ठीक है, अब मैं इरेज करूं, इस साइड को इरेज करूं, चलो इरेज करता हूं भाई। इरेज कर दिया। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही पी आर क्या हो जाता, हमारे रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाता। तो रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर आर इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, इतना होता। कि अगर दो वेक्टर दिया हो आपको, ठीक है, कोई वेक्टर ए दिया हो,
उसका मैग्नीट्यूड मान लो कि ए हो, दूसरा वेक्टर बी दिया हो, उसका मैग्नीट्यूड मान लो कि बी हो, और उनके बीच में एंगल कितना हो, थीटा हो, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। चलो कितना आ गया, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आ गया। ठीक है, ये तो आ गया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो मैंने निकाल दिया। अब इसमें अब वेक्टर है तो ऑब्वियस सी बात है कि एंगल भी पूछेगा। तो अगर हमसे ये पूछ देता कि ये बताओ ये जो एंगल होगा ये, कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो मान लो मैंने लिखा कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये देखो ये कितना एंगल बना रहा है, तो ये अल्फा एंगल बना रहा है, ये अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, अब ये मैं पूछता कि बताओ कि ये अल्फा एंगल है, इस अल्फा एंगल का वैल्यू बताओ कि ये कितना होता, तो वो भी हम निकाल लेते, वो भी निकाल लेते, और कितना आता, tan अल्फा, ये भी निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं होता। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो ये ट्रायंगल देखो पी आर एम, ट्रायंगल को देखो ध्यान से, देखो पी आर एम ट्रायंगल को ध्यान से देखो, तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो tan अल्फा इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। हाँ भाई बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है यार, लिख सकते हैं यार, इसमें क्या दिक्कत है, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो ये जो एंगल अल्फा का जो भी वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा, इस रिजल्टेंट वेक्टर का एंगल आ जाएगा, किसके साथ, तो वेक्टर ए के साथ। ठीक है, ये जो अल्फा क्या हो जाएगा, यहाँ जो अल्फा मैंने लिखा है, ये अल्फा किस चीज को डिनोट कर रहा होगा, अल्फा एंगल बिटवीन क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर, वेक्टर आर एंड वेक्टर ए। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर का जो वेक्टर ए के साथ एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे हम क्या कर सकते हैं, एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यही क्या हो गया हमारा एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया। तो आपको याद क्या रखना है, एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। दूसरा क्या याद रखना है हमें, दूसरा हमें ये याद रखना है कि जो एंगल बनाएगा उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, इन दोनों चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, अब इस पर कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, आप इनको नोट कर लो। ठीक है, इस पर हम क्या देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। चलो नोट कर लिया, नोट कर लो, नोट कर लिया क्या, अब इरेज करूं, चलो इरेज कर देता हूं। ठीक है, देखो तो फिर हमारे लिए जो काम का चीज है वो क्या है कि अगर दो वेक्टर होगा, एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, वेक्टर ए है वेक्टर बी है। अगर मान लो कि इनका मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या दिया हो, ए है, और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो मान लो क्या है, बी है, और इनके बीच का एंगल मान लो क्या है, थीटा है। इनके बीच का एंगल क्या है, थीटा है। ठीक है, इनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ऐसे कुछ जाएगा बीच से, और इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है,
तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। और एंगल आपसे कभी पूछा जाए कि बताओ वेक्टर ए के साथ ये एंगल क्या बनाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। अब इन्हीं फॉर्मूला को यूज करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर जो अभी तक जितने भी आपने लॉ पढ़ा है एडिशन का, उस सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन ही है। ठीक है, इसी मेथड से हम आगे जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन के हेल्प से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, नोट कर लिया आपने? नोट कर लिया क्या? चलो नोट कर लिया ना, अब इनको इरेज करो। ठीक है, चलो अब हम इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। वही क्वेश्चन देखते हैं जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन था। क्या था कि गर्ल वॉक 4 मीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन, देन शी टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड मूव्स 3 मीटर। ठीक है, तो मैंने क्या पूछा था कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द गर्ल। ठीक है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द गर्ल। तो वहां पे हम लोग सॉल्व किए थे कौन से मेथड के हेल्प से, तो एक तो ट्रायंगल लॉ के हेल्प से, दूसरी बार सॉल्व किए थे तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हेल्प से सॉल्व किए थे। अब उसी क्वेश्चन को हम किसके हेल्प से सॉल्व करेंगे, तो एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन के हेल्प से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन वही है। अब देखो क्या था कि गर्ल थी जो 4 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में गई थी, फिर उसके बाद क्या हुआ था, नॉर्थ डायरेक्शन में कितना गई, 3 मीटर गई थी। ठीक है, ये नॉर्थ डायरेक्शन में कितना गई थी, 3 मीटर गई थी। तो इनका रिजल्टेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है, वो क्या होता है, ऐसे बीच से जाता। ठीक है, ये जो रिजल्टेंट होता है डिस्प्लेसमेंट ऐसे बीच से जाता। ठीक है, और ये अगर हम कैलकुलेट करते हैं रिजल्टेंट तो ये कितना हो जाता। तो देखो यहाँ पे अगर इसको मैंने बोला कि ये मान लो ये वेक्टर बी होता जिसका कि मैग्नीट्यूड तुम्हें पता है कि 3 मीटर है, इसको अगर मान लो तुम वेक्टर ए कंसीडर कर लिए होते जिसका मैग्नीट्यूड तुम्हें पता है कि 4 मीटर है, तो देखो इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, तो 90 डिग्री है। यहाँ एंगल देखेंगे तो कितना है, 90 डिग्री है। देखो यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री है। तो जो रिजल्टेंट होता उसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट अगर हम निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। अब देखो a कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर कर दो, b कितना है 3 का स्क्वायर कर दो, 2ab 2 × 4 × 3 cos थीटा, और थीटा कितना है 90 डिग्री, तो cos 90 कर दो। अब देखो cos 90 तो क्या होता है, 0 होता है। cos 90 क्या होता है, 0 होता है। और इसको देखो 4 का स्क्वायर कितना 16, 3 का स्क्वायर कितना 9, कितना आ जाता 5 मीटर आ जाता। कि जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर हम कैलकुलेट करते तो वो कितना आता 5 मीटर। पहले भी आया था भाई, पहले भी आया था कि नहीं। ठीक है, अब अगर एंगल पूछते कि एंगल बताओ, तो एंगल के लिए हम क्या करते हैं, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या करते हैं, अगर मान लो ये एंगल अल्फा होता कि ये रिजल्टेंट मान लो वेक्टर ए के साथ अगर अल्फा एंगल बना रहा है, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, b साइन थीटा। और b कितना है, b मेरा 3 है। ठीक है, 3 और साइन थीटा, तो देखो थीटा क्या है, तो थीटा क्या होता था, तो वेक्टर a और b के बीच का एंगल होता था। यहाँ अगर हम थीटा देखें तो यहाँ पे क्या है, a और b के बीच में एंगल कितना है 90, तो थीटा के जगह पे हम क्या लिखेंगे, साइन 90 हो गया थीटा, b साइन थीटा बाई a प्लस b कॉस थीटा। अब a का देख लो मैग्नीट्यूड क्या है 4, अब प्लस b कॉस थीटा, तो b कितना हो जाता, b तो 3 है, और कॉस थीटा तो कॉस, फिर से थीटा कितना 90 है, तो कॉस 90, देखो कितना आ गया 3 × साइन 90 का वैल्यू 1, 3 × 1 3 हो जाता, और 4 प्लस क्या है 3 cos 90, cos 90 क्या होता है 0 होता है, तो ये क्या हो जाता है tan थीटा इक्वल टू कितना, tan अल्फा इक्वल टू कितना आ गया 3/4 आ गया।
मतलब एंगल अगर मैं निकालता, अब देखो ये 3/4 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो 3/4 tan कितने का वैल्यू होता है, याद करो कितने का होता है, याद करो 37 डिग्री का होता है। ठीक है, कितने का होता है, 37 डिग्री का। इसका मतलब कि एंगल अल्फा जो होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री होता। ठीक है, तो एंगल भी हम बता दिए। और ये हमें पता था कि ये ईस्ट डायरेक्शन था, ये नॉर्थ। तो फिर से अगर मैं रिजल्टेंट लिखता तो क्या होता कि मैग्नीट्यूड तो 5 मीटर ही हो जाता, फाइनल आंसर अगर हम लिखते हैं ऐसे तो। और क्या बोलते, 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन को कौन से मेथड से हमने किया, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन से सॉल्व किया है। उतार लो आप। ठीक है, अब चलो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस पे एक क्वेश्चन लिखो, चलो लिखो, two forces of equal magnitude, two forces of equal magnitude 10 unit each, two forces of equal magnitude, चलो मैं भी लिख देता हूं साथ साथ। चलो क्वेश्चन उतारो, two forces of equal magnitude two forces of equal magnitude 10 Newton each acting on a particle 10 Newton each acting on a particle ठीक है at 60 degree acting on a particle, ठीक है, and the angle between them is 60 degree, between them is 60 degree। तब से बोला find the magnitude of resultant force, find the magnitude of रिजल्टेंट फोर्स, कि जो रिजल्टेंट फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड बताइए। ठीक है, बहुत सीधा सवाल है, कुछ है ही नहीं, एक बार ट्राई करो आप। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, टू फोर्सेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन ईच, मतलब दोनों कितना है, F1 और F2 दोनों 10 न्यूटन का फोर्स है, और किस पे लग रहा है, तो किसी पार्टिकल पे लग रहा है। एंड द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, और जो एंगल है उनके बीच का वो क्या है, 60 डिग्री है। तो हमें क्या करना है, रिजल्टेंट निकालना है, मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, दो फोर्सेज है F1 और उन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, F1 इज इक्वल टू F2 दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ F1 और F2 दोनों बराबर है, दोनों 10 न्यूटन है। ये मान लो ये ऐसे होता कि ये फोर्स F1 होता, ये फोर्स मान लो F2 होता, ये F1 ये F2 मान लो होता, और इनके बीच का एंगल कितना होता, 60 डिग्री होता। ठीक है, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री होता। अब इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अगर हम निकालते हैं, मतलब नेट फोर्स अगर हम निकालते हैं, तो वो क्या हो जाता, रूट अंडर a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। a कितना 10 का स्क्वायर, b भी कितना 10 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू 10 इंटू 10, और cos थीटा, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो cos 60 यहाँ पे डालते। अब देखो ये तो कितना होता है 10 का स्क्वायर 100 प्लस 100 प्लस 2 इंटू 100, cos 60 का वैल्यू क्या होता है 1/2, 2 से 2 कट गया, देखो कितना आ गया, रूट अंडर 300 आ गया। रूट अंडर 300 को हम लोग चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 10√3 न्यूटन, कितना हो गया 10√3 न्यूटन हो गया। तो यही हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक है,
तो इसी के साथ हम एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन को खत्म करते हैं। आगे इन पे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, आगे इन पे हम क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो ये चलो आगे हमारा सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। अब क्या है कि एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन में कुछ स्पेशल केसेस है। कई बार हमारा स्पेशल केसेस से क्या होगा कि क्वेश्चन को देखते ही हम क्या कर दें, तुरंत आंसर दे दें, ठीक है। अब कुछ स्पेशल केसेस को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बेसिकली उन रिजल्ट्स को जो ये फार्मूला मैंने निकाला है उसी से कैलकुलेट किया गया है, लेकिन कई बार हम शॉर्टकट ट्रिक को यूज़ कर लें ताकि कई बार क्या हो जाए, फार्मूला ज़्यादा लंबा नहीं लगाना पड़े, ठीक है। मतलब कई बार शॉर्टकट ट्रिक एक तरह का शॉर्टकट ट्रिक हो गया, स्पेशल केसेस वही हुआ, ठीक है। अब देखो स्पेशल केसेस में क्या है, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारा क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया, ठीक है। अब क्या है कि अब इसी फार्मूला को यूज करके, ठीक है, हम कुछ स्पेशल केसेस को डिराइव करेंगे, ठीक है। एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन में जो मैंने फार्मूला पढ़ा है उन्हीं फार्मूला को यूज करके कुछ क्वेश्चंस को ये इजीली सॉल्व कर ले, थोड़ा जल्दी सॉल्व कर ले, उसके लिए हम कुछ स्पेशल केसेस को नोट करते हैं, ठीक है। अब स्पेशल केसेस में जो फर्स्ट है, स्पेशल केस आप लिख लो, ठीक है। जो फर्स्ट है वो क्या है, ठीक है। स्पेशल केस में फर्स्ट क्या है कि अगर कोई दो वेक्टर्स हो, ठीक है, दो वेक्टर्स हो और दोनों क्या हो, पैरेलल हो एक दूसरे के, दोनों वेक्टर क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल हो, या फिर ऐसे बोल दो कि दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो क्या है, 0 डिग्री है। कि दो वेक्टर्स है और उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है,
0 डिग्री है, ठीक है। कोई दो वेक्टर्स है और इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, 0 डिग्री है, ठीक है। या ऐसे भी बोल सकते हैं ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, यहाँ भी 0 डिग्री, यहाँ भी 0 डिग्री, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, सॉरी ये वेक्टर बी हो गया। इनके बीच का एंगल अगर मैं पूछूं तो क्या है, 0 डिग्री। तो जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल अगर 0 डिग्री हो तो उनको क्या कर दो, सिंपली ऐड कर दो, ठीक है। मतलब अगर तुम रिजल्टेंट निकालना हो तो यूज हम लोग फॉर्मूला क्या करेंगे, √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा यूज करते हैं ना। और यहाँ पे थीटा क्या है, 0 है, तो ये क्या आ जाएगा, a² प्लस b² प्लस 2ab cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो √a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये कितना हो जाएगा, √a प्लस b का होल स्क्वायर, निकलने के बाद क्या आएगा, a प्लस b आ जाएगा। देखो क्या आ गया, a प्लस b आ गया। कि दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में हो, इफ टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, तो उनको डायरेक्ट क्या कर दो, उनके मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट ऐड कर दो, वही क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। कि इफ एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b इज, इफ एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड b इज 0 डिग्री, देन रिजल्टेंट को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वेक्टर को ऐड कर दो। फिर दूसरा क्या है कि अगर मान लो एंगल जो हो जाए 180 डिग्री हो जाए, इफ एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b इज 180 डिग्री, मतलब दोनों वेक्टर क्या हो जाए, एंटी पैरेलल हो जाए, ठीक है। दोनों वेक्टर क्या हो जाए, एंटी पैरेलल, मतलब मान लो एक वेक्टर a ऐसे है तो दूसरा वेक्टर b क्या हो जाए, ऐसे हो जाए। देखो ये क्या हो गया, एंटी पैरेलल हो गया, ठीक है। अब निकालो कि अब क्या होता, तो अब जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, वेक्टर a माइनस वेक्टर b। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा हो उसमें से छोटे वाले वेक्टर को घटा दो। अगर वेक्टर b का मैग्नीट्यूड बड़ा है तो वेक्टर b में से a को घटा दो, अगर वेक्टर a का मैग्नीट्यूड बड़ा है तो वेक्टर a में से b को घटा दो। और डायरेक्शन किसके अलोंग हो जाएगा, तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा उसके अलोंग ही हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट केस में तो डायरेक्शन सेम ही रहेगा, ठीक है। सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, डायरेक्शन उस वेक्टर के अलोंग होगा जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, ठीक है। तो ये सेकेंड हो गया स्पेशल केस, कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो क्या हो जाता है, a माइनस बी हो जाता, ठीक है। नोट कर लो इनको, ठीक है। मतलब क्या किया गया है कि जो फार्मूला हम पढ़े एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन में, उसी फार्मूला से क्या किया गया है, उसी फार्मूला से क्या कर दिया गया है, देखो यहाँ पे कुछ स्पेशल केस को डिराइव किया गया है, ठीक है। अब चलो थर्ड स्पेशल केस पे आते हैं, ठीक है। ये तो उतार लिया ना, चलो थर्ड पे आते हैं। केस थर्ड भी बहुत सिंपल है कि अगर मान लो दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री हो। थर्ड क्या है कि इफ द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, इफ द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b इज 90 डिग्री, ठीक है। तो फिर रिजल्टेंट वेक्टर जो हो जाएगा, ये हो गया वेक्टर a, ये हो गया वेक्टर b, और इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, √a² प्लस b² हो जाएगा। जो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा कितना हो जाएगा, √a² प्लस b² हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल केसेस हो गया, और भी हम इस पर ढेर सारा क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन पे और भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।